कोर केस स्टडी करेंगे। हाउ लॉन्ग विल कन्वेंशनल ऑयल लास्ट। ये जो हमारा क्रूड ऑयल है ये कितना अरसा चलेगा, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स या सेंचुरी जो है ये लास्ट करेगा, कितना टाइम चलेगा। ठीक है। फिर मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं आपके पास। इसमें दोनों आ जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और आपके पास जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फिर नेट एनर्जी की टर्म, इसको हम डिफाइन करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम आ जाएंगे इंडिविजुअली जो आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑयल, फिर नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर, सिंथेटिक फ्यूल्स, और लास्ट पे हम एक कंपैरिजन करेंगे कोल वर्सेस न्यूक्लियर। ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कि हाउ लॉन्ग विल कन्वेंशनल ऑयल लास्ट। अब जियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी प्रोजेक्शंस की हैं, प्रिडिक्शंस की हैं। ठीक है। तो मोर और लेस अगर हम सबको जो है इकट्ठा करें, कंक्लूजन की तरफ जाएं, तो 80% जो हमारे पास आजकल क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो राउंड अबाउट 2050 से लेके एंड ऑफ द सेंचुरी के दरमियान वो डिप्लीट हो चुके होंगे। या तो हम उन्हें कंज्यूम कर चुके होंगे, और फर्दर या वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। जो रिमेनिंग ऑयल है उसको एक्सप्लोर करने की, ड्रिल करने की, पंप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो 80% तक हम इस रिसोर्स को कंज्यूम कर चुके होंगे। अब इसको, ये जो कन्वेंशनल ऑयल है कि ये कितना रिजर्व है हमारे पास, इसके लिए इसको जो है ना वो स्पेसिफाई करने के लिए एक थ्योरी आई थी, पीक ऑयल थ्योरी। ये इस सेंचुरी के स्टार्ट में जो है ये पीक ऑयल थ्योरी जो है किसी ने प्रेजेंट किया कि, और वो उसका भी यही क्रक्स था कि ऑयल जो है हमारे पास वो रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। ठीक है। ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, फाइनाइट रिसोर्स है। तो आप इसको अगर यूज कर जाएंगे, कंज्यूम कर जाएंगे एट सर्टेन हाई रेट, तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा क्रूड ऑयल जो है आपके पास अवेलेबल हो, दोबारा से कोई रिसोर्स है जितनी इतनी जल्दी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल आपके पास प्रोड्यूस हो जाए दुनिया के अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बड़े ऑयल सप्लायर्स हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट में उनका बड़ा रोल है, जैसे सऊदी अरेबिया है, वो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन उसकी पर डे की, पर ईयर की दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर रशिया है। तो ये दोनों जो है लीडिंग कंट्रीज हैं। तो अगर हम सऊदी अरेबिया का देखें, तो जो आज हमारा कंजम्पशन रेट है ना, एक होता है कंजम्पशन रेट, एक है आपके पास प्रोडक्शन रेट। ठीक है। प्रोडक्शन रेट ये है कि ऑयल कंपनीज एक्सप्लोर किस रेट पे कर रही हैं, कितने मिलियंस ऑफ बैरल्स वो रोज का ऑयल एक्सप्लोर करते हैं। और कंजम्पशन रेट क्या है कि एक कंट्री है पाकिस्तान का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कितना ऑयल कंज्यूम कर जाता है। ठीक है। कितना एक साल में कितनी उसकी कंजम्पशन है, इसी तरह पूरी दुनिया की कंजम्पशन है। तो जो आजकल हमारी कंजम्पशन चल रही है, और जो हर गुजरते वक्त के साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है। क्योंकि हर हर कंट्री चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले और हम डेवलपमेंट करें, हमारे लोगों की जिंदगी जो है वो आसान हो। तो जो हमारी कंजम्पशन रेट है ना वो हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो अगर इसी कंजम्पशन रेट की बात की जाए, तो हमें हर 5 साल के अंदर ना जितना सऊदी अरेबिया के रिजर्व्स हैं इतने रिजर्व्स दुनिया में तलाश करने पड़ेंगे उतनी क्वांटिटी में, ताकि हमारा ये जो सेम रेट ऑफ कंजम्पशन है वो चलता रहे। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हमें सऊदी अरेबिया जैसे जो रिजर्व्स हैं वो हर 5 साल बाद मिल जाएं, इतने बड़े रिजर्व्स पूरी दुनिया के अंदर। तो इस ये जो है ना ये इसकी पॉसिबिलिटी, ये हाईली अनलाइकली सिचुएशन है कि हम इतनी जल्दी नए ऑयल के रिजर्व जो है इतनी बड़ी क्वांटिटी में ढूंढ लें। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर अच्छा, ये जो पीक ऑयल थ्योरी है ये काफी हद तक तो इसके ऊपर जो है वो जियोलॉजिस्ट का बिलीफ है कि ये सही प्रिडिक्शन दे रही है कि जी 80% तक हमारे जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। पर एक दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी पिक्चर की दूसरी साइड देखें, तो कुछ डिफरेंस भी है। वो कैसे है कि जो ऑयल कंपनीज है ना वो कभी भी अपने ऑयल रिजर्व्स के बारे में जो है ना वो सारी की सारी डिटेल्स पब्लिक नहीं करती कि इतने ऑयल रिजर्व्स हैं एग्जैक्टली exactly। ठीक है। और इसी तरह गवर्नमेंट्स हैं, सऊदी अरेबिया भी अपने रिजर्व जो है कभी भी कंप्लीटली जो है पब्लिक नहीं करता कि जी हमारे पास इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं और इतने रह गए हैं। ठीक है। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि जी वो एक तो एनर्जी सिक्योरिटी और उनकी ट्रेड के मैटर्स होते हैं।
ठीक है, वो उसको खुद ही हैंडल करना चाहते हैं, तो ये सीक्रेट रखा जाता है, सीक्रेटिव टू सम एक्सटेंट सीक्रेटिव रखा जाता है। तो इस वजह से कभी भी हम जो है ना पूरी दुनिया की इकट्ठी प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। किसी कंट्री की तो कर सकते हैं, पूरी दुनिया की कि जी ऑयल कब जो है पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगा या अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए हम पूरी दुनिया की कभी जो है ना इकट्ठी प्रिडिक्शन मतलब बहुत 100% कोई 90% प्रिडिक्शन कर ले, ऐसा नहीं है। 40-50% तक ये जो प्रिडिक्शन है पीक ऑयल थ्योरी वाली, या 60% तक कर लें, ये रीजनेबल है। लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास डाटा नहीं है, क्योंकि वो जो कंपनीज जो ऑयल एक्सप्लोर करती हैं या उसे सेल करती हैं, वो मतलब सारे का सारा डाटा क्लियरली शेयर नहीं करती। और गवर्नमेंट्स जो है, जिन कंट्रीज में ये ऑयल के रिजर्व्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, रशिया है, तो वो भी किसी हद तक जो है इनको सीक्रेट रखने की कोशिश रखते हैं कि हमारे ऑयल रिजर्व्स के बारे में एग्जैक्टली किसी को पता ना हो। ठीक है, आइडिया होता है लेकिन एग्जैक्टली किसी को पता ना हो। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक छोटी सी केस स्टडी है। अगर इसकी और ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप बुक से देख सकते हैं। बुक के अंदर इसकी डिटेल काफी ज्यादा दी हुई है, ठीक है, टायलर मिलर में। ये जहाँ पे आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी 15 चैप्टर है, तो इसके शुरू में ही है, ठीक है, ये केस स्टडी आ जाती है ये। एनी हाउ दोबारा हम मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो हमने बात कर लिया कि ऑयल ड्रिलिंग, ऑयल की ड्रिल करें, वो जो बीनीथ द सरफेस ऑयल रिजर्व्स हैं वो हम ऑयल पंप करके सरफेस पे ले आए, उसको फिर गाड़ियों में यूज करें, इंडस्ट्री में यूज करें, पावर प्लांट्स में यूज करें, और उससे हम एनर्जी ले लें, तो ये एक सोर्स है हमारे पास। और ऑयल की ड्रिलिंग दोनों जगह से होती है, अंडर क्या कहते हैं, ओशन बेड से भी, ठीक है, और जो ऑफ शोर और ऑन शोर, मतलब दो तरह। ऑफ शोर का मतलब कि सी बेड के अंदर जो है ड्रिलिंग यूनिट लगा हुआ है, और ऑन शोर का मतलब आप लैंड के ऊपर ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा एनर्जी का सोर्स है? नेचुरल गैस। ये जो आप आपके घरों में नेचुरल गैस आ रही है, ये आपका सेकंड एनर्जी का सोर्स है, जहाँ पे जो डायग्राम में शो किया हुआ है। इसको भी हम जो है इसी तरह रिजर्व देखते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, पंप करते हैं और यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास कौन सा एनर्जी का सोर्स है? ये अंडरग्राउंड कोल माइंस। अंडरग्राउंड कोल माइंस जो है, ये भी आपके पास कोल जो है ये एक एनर्जी का सोर्स है। अब ये तीनों जो है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल आपके पास एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्या होता है कि जो वाटर बीनीथ द सरफेस है वो हीटेड होता है, ठीक है। ये देखें, मैग्मा या हॉट रॉक्स के करीब जो वाटर वाटर जो है वो ट्रैप्ड है, वो क्या है आपके पास, वो हीट, उसके अंदर टेम्परेचर होता है। उस वाटर को आप सरफेस पे ले आए, सरफेस पे ला के उसकी हीट को यूटिलाइज कर लें, उसकी हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर लें। तो ये भी आपके पास एक सोर्स हो सकता है जियोथर्मल का। अच्छा, ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि हम बहुत कम अमाउंट में एनर्जी उससे रिट्रीव करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जी ये यहाँ पे जो है ना ऐसे सोर्स ही खत्म हो गया जियोथर्मल एनर्जी का। लेकिन जो बाकी हैं, ऑयल, गैस, आपके पास कोल, ये सारे के सारे यहाँ पे जो डायग्राम में शो किए हुए हैं, ये आपके पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे ये दो इनको कहते हैं पाई चार्ट्स, ठीक है। पाई चार्ट्स ये सर्कुलर फॉर्म में, या फिर ये डोनट्स भी कह सकते हैं, लेकिन पाई चार्ट्स हैं मोस्टली। ये क्या शो कर रहे हैं? ये वर्ल्ड की और यूनाइटेड स्टेट्स की एनर्जी मिक्स शो कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी मिक्स के मतलब किस एनर्जी सोर्स से वो कितनी परसेंटेज एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। ये 2009 का डाटा है, बुक में दिया हुआ है आप लोगों का, मैंने वहीं से बुक से ये फिगर लिया है। तो अगर हम वर्ल्ड में देखें तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, मेरी मेरी स्क्रीन तो आप लोगों को विजिबल है ना स्टूडेंट्स? अगेन मैं चेक कर रहा यस हूँ सर। स्क्रीन मेरी। यस ओके, सर। अच्छा, ये क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, ऑयल जो है 33%, अगर वर्ल्ड की एनर्जी, पूरी दुनिया की जो एनर्जी जहां से ली जा रही है उसमें से 33% ऑयल सोर्स से आ रही है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं वन थर्ड, वन थर्ड जो है आप एनर्जी ऑयल से ले रहे हैं। ऑयल
एज ए एनर्जी सोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोल को देख लें, नेचुरल गैस को देख लें, 20%, 22, 21%, 22%, तो ऑलमोस्ट आपके पास कितना बन जाता है, 75%। 75% जो है सिर्फ आप एनर्जी इन्हीं तीन सोर्सेज से ले रहे हैं। बाकी कहाँ से ले रहे हैं, बाकी आप कुछ 6% के करीब न्यूक्लियर से, फिर जियोथर्मल से, हाइड्रो पावर से, और ये बायोमैस से। ठीक है, तो इनसे आप बहुत कम, ऑलमोस्ट रफली कोई 15 to 20% आप सिर्फ इनसे एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक वर्ल्ड की एनर्जी मिक्स है। सिमिलरली अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखें ऑयल जो है वो 39% तक चला गया है, मोर देन वन थर्ड। और ये जो नेचुरल गैस और कोल है ये ऑलमोस्ट हाफ के करीब है। तो उधर जो है रिन्यूएबल एनर्जी वहां पर बहुत ही कम है यूज। रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, 7%। वर्ल्ड की अगर एनर्जी मिक्स देखें तो उसमें कितनी है, 18%। बहुत कम है। ठीक है, तो हम आज भी जो हमारा 2020 में भी जो हमारा हम किस चीज पर रिलाई कर रहे हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नेचुरल गैस, कोल और ऑयल, ये तीनों आपके क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। न्यूक्लियर भी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। तो आप अगर इन सबको मिलाएं तो हम लोग ऑलमोस्ट 80% कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पर रिलाई कर रहे हैं। ठीक है, और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो आपके नॉन रिन्यूएबल हैं। वो एक वक्त आएगा अगर इसी तरह उनके कंजम्पशन बहुत तेजी सर से होती रही। हाँ जी। सर हाँ जी। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे कैसे हो गई इसमें शामिल? न्यूक्लियर एनर्जी तो रिन्यूएबल है। इस पर डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं असल में ना ये जो न्यूक्लियर है इसके ये डिफरेंट ऑथर्स हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है कि ये रीन्यूएबल है। वो क्यों कहते हैं कि जी, उनका जो मतलब अपना आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि बहुत कम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है और हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हमारा जो है ना न्यूक्लियर फ्यूल रन आउट हो जाए। वो इस बात में सच्चे हैं। ठीक है, पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आपको वो थोड़ा सा भी न्यूक्लियर फ्यूल लेने के लिए बहुत ज्यादा माइनिंग करनी पड़ती है। न्यूक्लियर बहुत ज्यादा माइनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा इनरिचमेंट करनी पड़ती है। तो आपको बहुत ज्यादा अर्थ सरफेस को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको आप नॉन रिन्यूएबल रखें। और जो सेकंड नॉन रिन्यूएबल कहने वाली बात है कि ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं उस एनर्जी को यूज करने के, न्यूक्लियर पावर को, तो वो बहुत ज्यादा है। वो उसकी वजह से भी उसको नॉन रिन्यूएबल टर्म करते हैं। ठीक है, तो देखें ये जो न्यूक्लियर है ना ये डिबेटेबल है। इसी तरह हाइड्रो पावर जो है, हाइड्रो पावर ज्यादातर 70% लोग जो हैं वो 70-80% लोग कहते हैं कि ये रिन्यूएबल है। लेकिन हाइड्रो पावर जब आप प्लांट बना रहे हैं उसमें सीमेंट यूज हो रहा है, उसमें जो है आपका जो है कंक्रीट यूज हो रहा है, उसमें स्टील या मेटेलिक पार्ट्स यूज हो रहे हैं स्ट्रेंथ के लिए। अब वो कहाँ पे बन रहे हैं, वो इंडस्ट्री में बन रहे हैं। और वो इंडस्ट्री कहाँ किस पे रन कर रही है, ऑयल पे, कोल पे, नेचुरल गैस पे। तो वो जब इन चीजों को काउंट करते हैं तो वो कहते हैं कि हाइड्रो तो पावर फिर जो है नॉन ये भी रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल है। यस सर। लेकिन लेकिन हाइड्रो पावर को 80% लोग जो है सर ये उनका यही राय है कि हाइड्रो पावर जो है रिन्यूएबल है। तो न्यूक्लियर को देखिए, उसने रिन्यूएबल में लिखा है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, न्यूक्लियर को उसने रिन्यूएबल के अंदर काउंट नहीं नहीं किया हुआ। किया, ये क्यों जो पूछे? रेड नहीं रेड किया हुआ। नहीं किया हुआ ना, ये यस रेड सर। पार्ट जो है, ठीक है, वो उसकी वजह मैंने यस आपको सर। बताई कि आप बेशक थोड़ा सा भी फ्यूल उसमें यूज करें लेकिन उसकी जो माइनिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा है, फिर उसकी इनरिचमेंट करते हैं तो आपके पास वो फ्यूल आता है। ठीक है। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है सर एक और लेकिन क्वेश्चन है सर, जिसका आपने हाँ जी। सर आप जिसका आपने हाँ जी। बताया कि ये हाइड्रो पावर जो है सर, इसके लिए और काफी चीजें सीमेंट वगैरह और जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो इसलिए भी इसको कई ऑथर जो है रिन्यूएबल में कंसिडर नहीं करते। तो हाँ सर इस तरह से जितने भी हैं सर, विंड टर्बाइन हो गए सर या फिर सोलर हो गए सर, सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं से आ रही हैं। हाँ, ये ग्लास है सर बिल्कुल उसकी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये जो देखो ये होता है एक जेनेरिक टर्म्स है, रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल हो गया। पर जो इनका फोकस होता है ना, जब आप उसको डिटेल में स्टडी करते हो फिर आपको पता लगता है यार अच्छा ये कंप्लीटली रिन्यूएबल तो नहीं है ये फ्यूल। ठीक है, जब आप सोलर के अंदर, बायोमास के अंदर भी काउंट करना शुरू कर दें तो आपको तो पता लगेगा कि इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। आपने ऑयल भी कंज्यूम किया है सोलर सेल बनाने के लिए,
जो आपने एनर्जी ली है वो कहाँ से ली है, नेचुरल गैस से ली है या ऑयल से ली है या कोल से ली है। तो अगर आप उसको भी काउंट करना शुरू कर दें तो वो चीजें चेंज होती, लेकिन 90% या 95% जो है, क्योंकि आपने सिर्फ एक इनिशियल एनर्जी यूज की है ना, अदरवाइज अब 20 साल जो है वो सोलर पैनल जो है वो रन कर रहा है। सर तो हम सोलर ज्यादातर सनलाइट, बेसिकली किसी भी चीज की मैक्सिमाइजेशन को नोट करते हैं ना, कि मैक्सिमाइज वो क्या करेगी, वो हाँ रिन्यूएबल है या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अब वो सोलर जो है वो जब वो एक दफा से पैनल बन गया, फिर उसके बाद क्या है, अब वो 20 ईयर्स आपके पास सर्विस लाइफ है, तो वो आपको ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो रिप्लेनिश हो रही है, जो बार बार आ रही है। ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो रिप्लेनिश होने वाली टर्म है इसके ऊपर डाउट रहता है। पर जो मेजर हमने देखा है, हमें इस फिगर से क्लियर है कि ये देखें, ये जो ये चार बड़े जो है ये कन्वेंशनल है, नॉन रिन्यूएबल, और ये जो इस तरफ दिए हुए हैं ये आपको ग्रीन इसके अंदर, ठीक है, ये आपके पास जो है ये रिन्यूएबल है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेट एनर्जी। नेट एनर्जी एक्चुअली क्या है? ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके लिए जो है स्लाइड को जरा हम थोड़ा, नेट एनर्जी इज द रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस टू एनर्जी यूज टू प्रोड्यूस। आपने, ये रेशियो है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई किलो जॉल्स में, और कितनी उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम हुई। ठीक है। तो उन दोनों की रेशियो है। ठीक है। इसको आगे फर्दर मतलब अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? लेट्स से वुड बी 10 to 8 और अप्रोक्सीमेटली 1.2। क्या जी, आपने, कोल तो एक सोर्स है एनर्जी का, अब कोल को बर्न करेंगे तो आपके पास यूजफुल एनर्जी आएगी ना। तो जो बर्निंग के प्रोसेस के दौरान, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के दौरान भी तो कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है किलो जॉल्स में। आप अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब वो इंटरनल कंबस्टन इंजन के अंदर जाता है, तो सारी की सारी यूजफुल एनर्जी तो नहीं बनती ना, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है कि वो एनर्जी जनरेट करने में। ठीक है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई जनरेट करने में, उसको आप कहाँ पे लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। और जितनी यूजफुल एनर्जी आई आपके पास, उसको आप कहाँ रखेंगे? न्यूमिनेटर में। तो जो रेशियो आएगी आपके पास, उसको हम कहते हैं नेट एनर्जी रेशियो। ठीक है। सर। अच्छा, अच्छा, अब ये जो इंपॉर्टेंस इसकी बता दूं, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। द हायर द रेशियो, जितनी ज्यादा रेशियो होगी, मतलब ये एक से ज्यादा है, लेट से आपकी रेशो आ रही है 10, आ रही है 12, आ रही है, इट मींस कि आपका जो सोर्स है वो बहुत अच्छा है, और जो आपका प्रोसेस है वो एनर्जी लेने का वो भी बहुत एफिशिएंट है। और अगर आपकी एनर्जी कम, नेट एनर्जी रेशियो जो है 1 से कम आए, तो इट मींस के नुकसान है। कैसे? कि आपकी एनर्जी 1 से कम आ रही है, तो इट मींस एनर्जी बनाने पे ज्यादा एनर्जी लग रही है, और जो यूजफुल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बन रही है जो आप यूज कर सकें, वो कम है। मतलब एनर्जी को फ्यूल के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा एनर्जी लग रही है, और जो आप यूजफुल एनर्जी आ रही है वो आपके पास कम है। न्यूमिनेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है। ठीक है, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो नेट एनर्जी रेशियो हमेशा, आप कोई भी प्रोसेस हो उसमें आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो, 10 हो 12 हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, और ये जो आप, एक लास्ट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एन ऑनेस्ट एनर्जी अकाउंटिंग सिस्टम विल बी बिल्ड अराउंड नेट एनर्जी एनालिसिस। तो जब भी आप एनर्जी अकाउंटिंग सिस्टम करें, अपने घर का करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन का करें, अपने ऑफिस का करें, इंडस्ट्री का करें, तो वो नेट एनर्जी एनालिसिस पे होना चाहिए। मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। हम मास्टर्स में थे तो हमारे सर ने हमें बताया कि लाहौर के करीब जो है ना एक पावर प्लांट था, शादरा में। अच्छा, अब वो जो शादरा में पावर प्लांट था वो गैस के ऊपर चल रहा था, नेचुरल गैस के ऊपर। तो नेचुरल गैस कहाँ से आ रही थी उसको? नेचुरल गैस आ रही थी सिंध से या बलूचिस्तान से, सोई की फील्ड से। वो यहाँ से एसएनजीपीएल के सिस्टम में गैस पंप करते थे, उसको कंप्रेस करके लाहौर पहुंचा रहे थे। अब वो पावर प्लांट जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? टोटल 8%। बाकी वो क्या कर रहा था? टोटल 8% एनर्जी वो दे रहा था, जो आप मतलब जो है ग्रिड में यूज कर लें या घरों में दे दें, जो भी है। बाकी वो 92% एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में या लॉसेस की फॉर्म में जाया कर रहा था। तो उसकी जो नेट एनर्जी रेशो होती वो लेस देन 1 होती। वो यूजफुल प्रोसेस नहीं था। पर क्या हुआ, पिछले कोई, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2009 या 10 की। क्यों वो चलाया जा रहा था? वो चलाया जा रहा था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। क्योंकि जो उसके प्लांट के ऑनर थे,
वो जो है क्या कहते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन थी, जो भी था, ठीक है। तो वो क्या था, वो कह रहे थे कि ये अनएफिशिएंट भी है, हमने इसकी बिजली खरीदनी है ताकि इन लोगों को मुनाफा हो, और गैस जो है वो सस्ते दामों पे परचेज कर रहे थे एसएनजीपीएल से। तो आपको क्या करना पड़ता है, नेट एनर्जी पॉलिसी, नेट एनर्जी एनालिसिस करना पड़ता है ऑनेस्टली, ऑन, और ठीक है, मतलब जो है इंडिपेंडेंट होकर, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करेंगे, और क्या कहते हैं, वो जो एनर्जी पॉलिसी के डिसीजंस हैं वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है नहीं उसमें, और आप जो है कहीं ना कहीं पे क्रैश कर जाएंगे, आपको महंगी बिजली मिलेगी, आपको महंगी एनर्जी मिलेगी, ठीक है, और शायद आपकी जरूरत के मुताबिक भी ना मिले, कम मिले, ठीक है। तो ये मैं आपको एक नेट एनर्जी रेशियो के बारे में समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, स्पेस हीटिंग। स्पेस हीटिंग का मतलब ये है कि आपने विंटर सीजन के अंदर अपने जो कमरा है या घर है, स्पेस है, ठीक है, रूम स्पेस है, उसको हीट करना है, उसका टेम्परेचर राइज करना है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप पैसिव सोलर से करें तो ये देखें उसकी नेट एनर्जी रेशियो कितनी आ रही है, 5.8, काफी ज्यादा है। एनर्जी जो है मतलब जो प्रोड्यूस करने में अमाउंट कंज्यूम हो रही है वो बहुत कम है, और यूजफुल एनर्जी बहुत ज्यादा है। फिर नेचुरल गैस से करें, ऑयल से करें, इलेक्ट्रिक हीटर, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट से है वो 0.3 है, 0.4 है। मतलब इन सोर्सेज से अगर आप अपने घर को गर्म करें तो उसमें लॉस बहुत ज्यादा है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में लॉस बहुत ज्यादा है, यूजफुल अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम है। तो स्पेस हीटिंग के लिए सबसे ज्यादा अच्छी कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे अच्छे आप कौन से कहेंगे कि अगर घर की स्पेस हीटिंग करनी है तो नेचुरल गैस, एक्टिव सोलर, या पैसिव सोलर, ठीक है। सर ये पैसे आप, ये जो पैसिव सोलर, पैसिव सोलर जो है ना, मैं आपको आगे समझाऊंगा रिन्यूएबल के अंदर होता क्या है, एक्टिव और पैसिव सोलर में क्या डिफरेंस है, वो हमने ना पूरा इसको डिटेल से देखना है। पैसिव सोलर एक्चुअली ये होता है कि आप जो है ना बड़ी बड़ी ग्लास के वो लगा देते हो, विंडोज लगा देते हो, और वो विंडोज जो है डबल ग्लेज्ड होती हैं, उसमें एयर होती है। तो क्या होता है, जो सन से सनलाइट आ रही है ना, अब इंफ्रारेड रेज अंदर ही रह जाती हैं रूम के अंदर, अब उसकी वजह से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो दिन के टाइम आपको काफी ज्यादा हीट जो है वो पैसिव सोलर से मिल जाती है, सिर्फ ग्लास लगाने से। एक्टिव सोलर में आपको जो है वो थोड़ा सा मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, वाटर सर्कुलेशन होती है स्टीम की फॉर्म में, हॉट वाटर सर्कुलेशन। तो वो इस वजह से उसकी जो है ना, आप देख रहे हैं नेट एनर्जी थोड़ी सी वो कम है, ऑन द लोअर साइड है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, ये तो हो गई स्पेस हीटिंग। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में देखें, आपकी गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं लोग चलाते, ब्राजील में बहुत ज्यादा कॉमन है कि उनकी जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल फ्यूल यूज करती हैं, ठीक है। और एथेनॉल कहाँ से आता है उनके पास, या तो वो शुगर केन इंडस्ट्री जो है, शुगर केन इंडस्ट्री के रेजिड्यू से आ जाता है, ठीक है, या वो स्विच ग्रास से बना लेते हैं। फिर ये नेचुरल गैस एज अ फ्यूल है, गैसोलीन है, कोल लिक्विफिकेशन, कोल की लिक्विफिकेशन से जो आपके पास लिक्विड फ्यूल आता है, ऑयल शेल है, एथेनॉल। तो आप, ये डिफरेंट सोर्सेज से आपके पास फ्यूल आ रहा है। सबसे ज्यादा देखें किसकी नेट एनर्जी है, एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन रेजिड्यू। अब पाकिस्तान में इसका बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्रीज अगर बात की जाए तो कोई 85 to 90 के करीब हमारे पूरे मुल्क में ना शुगर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा है। रहीम यार खान में ही कोई, इसके इर्द गिर्द खानपुर, लियाकतपुर, यहाँ से आप उबाड़ो तक चले जाएं तो इस रीजन में है ना कोई 20 के करीब शुगर मिल्स हैं, बहुत ज्यादा शुगर मिल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हम वो एथेनॉल भी बनाना शुरू कर दें, ठीक है, शुगर केन रेजिड्यू, वो जो बगास बचता है या आपके पास मोलेसिस आते हैं उनसे, मोलेसिस से नॉर्मली, सॉरी बगास से नहीं, मोलेसिस से क्या करें, वो एथेनॉल बनाना शुरू कर दें, तो वो एथेनॉल आपके पेट्रोल पंप्स पे सेल होना शुरू हो जाए। एक तो वो क्लीनर फ्यूल है, वो आपको जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड और इस तरह की चीजें रिलीज नहीं होती उसमें, ठीक है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होते हैं, सल्फर का भी इसमें कोई इतना ज्यादा वो चांस नहीं होता। और दूसरा क्या है कि उसकी नेट एनर्जी रेशियो बहुत ज्यादा है। तो आप देखें कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में एनर्जी बहुत कम कंज्यूम होती है और आपको यूजफुल एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कंपैरिजन नेट एनर्जी का समझाने का। लास्ट हम देखते हैं हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल हीट, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है। अब वहां पर जो है ना वो डिफरेंट सोर्सेज, अब वहां पर बड़े जो प्लांट्स होते हैं, मेगा प्लांट्स इंडस्ट्रियल, वहां पे आपके पास सरफेस माइंड कोल जो है उसकी बहुत ज्यादा आ रही है।
फिर नेचुरल गैस है, ऑयल है, तो कोल की जो है अंडरग्राउंड माइंड कोल, जो इन दोनों की सबसे ज्यादा नेट एनर्जी रेशियो आ रही है। तो ये जो नेट एनर्जी रेशियो है ये डिपेंड भी करता है। अब आपको बड़े प्लांट्स में सोलर कोई मिलेगा ही नहीं, पैसिव एक्टिव सोलर, क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी मिलती है, इससे आपको ना पॉकेट्स में एनर्जी मिलती है सोलर से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपकी इंडस्ट्रियल हीट रिक्वायरमेंट जो है ये पूरी कर दें। तो ये भी एक इश्यू है, ठीक है, इस वजह से सोलर हर जगह यूज नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कन्वेंशनल फ्यूल ऑयल। ठीक है, कन्वेंशनल फ्यूल ऑयल जो है इसमें होता क्या है जी, आपके पास क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन की आपको डिफरेंट किस्म के ना प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये एंड प्रोडक्ट्स हैं, गैसोलीन है, पेट्रोल जिसको हम कॉमनली कहते हैं पेट्रोल, फिर एविएशन फ्यूल है, ठीक है, हाई ऑक्टेन जो होता है, हीटिंग ऑयल है, ठीक है, जो घरों में हीटिंग ऑयल होता है, डीजल ऑयल है, नेफ्था है, फिर ये ग्रीस एंड वैक्सेस हैं, एस्फाल्ट है। तो ये सारे के सारे इसमें से, क्रूड ऑयल होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, तो उसकी हम जो है ना सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको समझाना चाह रहा था कि दुनिया में ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। कभी न्यूज में सुना है इसका नाम, ओपेक कंट्रीज, यस सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ये मिलकर ना कोई 1970s में ऐसा हुआ कि ना ऑयल कंपनीज ने ना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट्स को। जो सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल कंपनीज काम कर रही हैं, अरमको है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, हैलिबर्टन है, ये बड़े बड़े जायंट्स हैं, माफियाज हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, खुद ही जो है ना ऑयल की कीमत बढ़ाना शुरू कर दी, यकदम से कम करना शुरू कर दी, प्रोडक्शन रेट वेरी कर करके ना। तो गवर्नमेंट्स ने कहा कि फिर हमारे होने का क्या फायदा, हम किस चीज के चौधरी हैं जो हमारे अंडर नहीं है ये चीज। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जो है ना इन कंट्रीज ने, कोई 13 कंट्रीज थे, इन्होंने मिले आपस में, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि जो ऑयल की प्राइसेस है ना पूरी दुनिया के अंदर, वो हम गवर्न करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ और मेंबर्स भी एड अप हो चुके हैं। पहले इनिशियली वही कंट्रीज थे जिन कंट्रीज के अंदर से ऑयल ऑयल रिजर्व्स थे और वो ऑयल को एक्सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो अब जो है क्या कहते हैं वो, और भी कंट्रीज इन्होंने ऐड कर ली हैं, ठीक है। तो ये वो कंट्रीज थे उस टाइम जो 60% ऑफ द ऑयल रिजर्व थे जिनके पास। और इन 2006 इन कंट्रीज ने, जो दुनिया का ऑयल प्रोडक्शन थी उसमें 43% शेयर इन कंट्रीज का था, ठीक है। तो अब भी ये बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कोरोना के दौरान भी जो है रशिया और सऊदी अरेबिया ने थोड़ा सा आपस में क्लैश किया था। अदरवाइज 1 महीने के बाद जो है ओपेक जो है वो दोबारा से फंक्शनल हुई, इनकी मीटिंग्स हुई, और इन्होंने ऑयल की प्राइसेस को जो है दोबारा से राइज करने के लिए प्रोडक्शन रेट कम कर दिए, जिसकी वजह से अब देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस दोबारा से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑयल। अब ये सारे तो नहीं मैं पढ़ा सकता कि कन्वेंशनल ऑयल को यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एक एक दो बता दूंगा, ठीक है। ऑयल के ऊपर बहुत काम हुआ है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से चले जाए, पाकिस्तान में जो है आप फोर्ट मनरू चले जाएं, बलोचिस्तान चले जाएं, आपको आपको पेट्रोल डीजल मिल जाता है, ठीक है। एम्पल सप्लाई है, और मतलब आपको इजीली अवेलेबल है। किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, आप जाके कहीं ना कहीं आपको पंप या पेट्रोल स्टेशन तो मिल ही जाता है ना। तो इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। फिर क्या है, हाई नेट एनर्जी यील्ड है, लो कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी इसके 100 साल से ज्यादा हो गया है, इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा काम हो चुका है, वर्किंग हो चुकी है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, मेन डिसएडवांटेज इसका ये है, रिलीजेस CO2 व्हेन बर्न्ड। जब भी आप इसकी कंबस्टन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, जो एयर पोल्यूशन कॉज करती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, थ्रू शिप्स हो तो लीक हो जाता है, बाजों का लीकेजेस हो जाते हैं। फिर जो ऑन ऑफ शोर ड्रिलिंग्स होती हैं, जैसे ये आपको एक ड्रिलिंग सेटअप बना हुआ है, ऑफ शोर ड्रिल्स एक दो दफा टूट चुकी हैं। एक गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक जो है ना ड्रिल जो है उसका हादसा हुआ, तो बिलियन मिलियंस ऑफ बैरल्स जो है ना ऑयल वो पानी में रिलीज हो गया, और वो एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड बन गया, बड़ा एक इशू बन गया, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है नॉट इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस। एक तो इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और वाटर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं अगर शिप्स में लीकेजेस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है।
फिर एक आपके पास है हैवी ऑयल्स फ्रॉम ऑयल शेल एंड ऑयल सैंड। एक तो आपके पास एक जनरल क्रूड ऑयल आता है, एक आपके पास आता है शेल ऑयल। ठीक है, ये जो है शेल ऑयल जो है ये आज पहले तो यूज नहीं करते थे, इसके ऊपर काफी ज्यादा कॉस्ट आती थी। पर अब जो है कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने ऐसी बना ली है कि ये रॉक्स के अंदर से जो ऑयल होता है या शेल के अंदर जो ऑयल मौजूद होता है, ये उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करके यूज कर लेते हैं। कनाडा इसके ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा है, उनके पास शेल ऑयल के रिजर्व बहुत ज्यादा थे। पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान में कन्वेंशनल ऑयल के इतने ज्यादा रिजर्व नहीं है जितने शेल ऑयल के हैं। ठीक है, पर पाकिस्तान के पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से हम जो है इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जो नॉर्मल ऑयल है क्रूड ऑयल उससे ये एक्सपेंसिव है। जब आपका क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो जाएगा तब शायद ये मार्केट में इसके ऊपर ज्यादा काम होना शुरू हो जाए। अभी फिलहाल इसके ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेचुरल गैस फ्यूल के ऊपर। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो है ना 50 to 90% आपके पास मीथेन होती है। ठीक है, और वेरी करता है। सुई की जो गैस फील्ड है उसके ऊपर उसके अंदर मीथेन बहुत ज्यादा थी, 90%, 85 to 90% थी। इस वजह से हमारी जो सुई की जो नेचुरल गैस थी उसको कहा जाता था कि बहुत अच्छी क्वालिटी की गैस है। पर जो सिंध में है या जो पंजाब में और छोटी छोटी फील्ड्स हैं उनमें वेरी करती है, किसी में 60% है, किसी में 70% है, तो ये वेरी करती है। जो रिमेनिंग होता है आपके पास वो हायर हाइड्रोकार्बन हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सल्फर, हाइड्रोजन सल्फर। ठीक है, फिर एक और आपके पास आता है नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस करके लिक्विफाई कर लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? अगर तो नेचुरल गैस आपने पाकिस्तान में लैंड से ही एक्सप्लोर की, उसको जो है आपने पाकिस्तान में यूज कर लिया, तो तब तो शायद लिक्विड नेचुरल गैस की जरूरत ना पड़े। ठीक है, लेकिन अब आप सुनते हो रहे होंगे कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे, क्योंकि हमारे पास मुल्क में नेचुरल गैस कम हो गई, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी। तो आप लोगों के घर में भी लोड शेडिंग होती है, मेरे घर में भी होती है, 3 घंटे आती है नेचुरल गैस, गैस आती है, फिर उसके बाद 3 घंटे बंद, फिर यूं ही। ठीक है, तो उन्होंने कहा इंडस्ट्री को तो चलाना है, नेचुरल गैस देनी है, तो उन्होंने कतर के साथ ना एग्रीमेंट किया था एलएनजी का। तो क्या होगा, कतर हमें नेचुरल गैस देगा, पर नेचुरल गैस को अगर हम गैसियस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करें तो बहुत ज्यादा हमें वॉल्यूम चाहिए, बहुत ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए। वो क्या करते हैं, उसको कंप्रेस कर लेते हैं लिक्विड नेचुरल गैस की फॉर्म में, और वो शिप्स के थ्रू जो है हमारे कराची के पोर्ट पे आती है एलएनजी, और फिर वो हमारे सिस्टम में जो एसएनजीपीएल का है या एसएसजीपीएल का है उस पाइपलाइन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो एलएनजी बेसिकली यूज की जाती है गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हम उसको लिक्विफाई कर लेते हैं। ठीक है, और क्या है आपके पास, एक होती है आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो कहाँ से आती है? वो आपके पास रिफाइनरी की ओरिजिन है। ठीक है, कि मतलब ये जो क्रूड ऑयल है इसके इसके दौरान आपके पास एलपीजी बन जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है जनरेट हो जाती है जब आप उसकी डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं। तो 3 तरह की है इसमें। अब ये तीनों जो हैं ये कन्वेंशनल फ्यूल है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अगेन पहला डिसएडवांटेज क्या है, एम्पल सप्लाई। मतलब अभी भी दुनिया के अंदर एम्पल सप्लाई है। रीजनली हो सकता है वेरी करे। अब जैसे 2010 से पहले हमारे घरों में गैस वाफर थी, अब नहीं है, अब पूरे पाकिस्तान में गैस की कमी है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो CO2 इमिशन है वो क्रूड ऑयल की निस्बत कम है, दूसरे फॉसिल फ्यूल्स की निस्बत CO2 की इमिशन कम है। ठीक है, अच्छा, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं फिर भी CO2 इसमें इमिशंस हैं तो सही। ठीक है, हाँ लेट, तो हाँ, उसके अलावा, हाँ जी, तो इसके हाँ जी, डिसएडवांटेजेस में ये नहीं आता, क्योंकि ये हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे हमें हासिल होती है गैस जो है, तो फिर वो भी तो इसके डिसएडवांटेजेस में इंक्लूड होगा ना। नेचुरल गैस नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं, ये तो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं ना। तो नहीं, ये तो आप गैसेस इस तरह सर, है जैसे गैसेस 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 जो दूसरी गैसेस हैं उसकी बात करी थी मैं। ऐसा चीज को मैं आपको समझ नहीं पाया, एक दफा दोबारा रिपीट कर दो। तो जो क्या आपने आपका क्वेश्चन बॉइलिंग क्या है? पॉइंट, सर मैं ये क्वेश्चन उसी वक्त भी करना चाह रही थी, लेकिन आप फिर पढ़ा रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, तो मैं जो ये कह रहा गैसेज था, हैं, ये देखें, अच्छा, ये जी वाली जो गैसेस आप कह रही हैं, जी जी, ये तो है ये असल में गैसेज, यहाँ पे ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आती है ना, वो यही गैसेस होती हैं। ठीक है, अच्छा, आपको इसमें हीट तो आपको देनी देनी है।
ठीक है। ये जो गैसेस है ना, ये जो टॉप वाली स्ट्रीम पे आ रही हैं, ये गैसेस, गैसोलीन, एविएशन फ्यूल, ये आप थोड़ी सी हीट देना, ये होते हैं वोलेटाइल, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। मतलब जो हाईली वोलेटाइल कंपाउंड है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। वो 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री सी तक आप उसे हीट करेंगे ना, वो उसमें से वेपराइज हो जाएगा। ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ना, ये एस्फाल्ट, ग्रीस, वैक्स, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा। इनको आपको हीट अप करना पड़ता है 200, 300 डिग्री सी तक। ठीक है, ये हाई बॉइलिंग लिक्विड्स हैं। तो एक्चुअली इनकी सेपरेशन मुश्किल है। अगर आप इनकी सेपरेशन करना चाहें, ये डिस्टिलेशन में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ये जो टॉप वाले हैं ना, इनके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा 50 टू 150 डिग्री सी की रेंज के दरमियान इन सब का। तो क्या होगा कि ये तो आप थोड़ी सी हीट देंगे ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएंगे। जिसका 50 डिग्री सी पे टेम्परेचर गया, वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, वो रिलीज होना शुरू हो गई। फिर 70 पे गया, वो सेकंड स्ट्रीम आना शुरू हो गई। 100 पे गया, थर्ड स्ट्रीम आना शुरू हो गई। तो ये जो टॉप वाले हैं ना, ये इनके लिए इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। ये जो बॉटम वाले हैं ना, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसके लिए आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है। तो अच्छा, ये ओके आज सर, का जो थैंक यू। सेशन है ना, इसको इसको मैं ब्रेक करूंगा, क्योंकि ये लेंथी बहुत ज्यादा है। तो आज मैं ये आपको ना ये कोल वाला करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसको हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड सेशन के अंदर। अच्छा, अब ये देखें, ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में और हम कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इसके क्यों डिफिकल्ट है, अब ईरान चाहता है कि वो अपनी गैस जो है ना, नेचुरल गैस, वो सेल करें इंडिया को। पर अब वो गैस पाइपलाइन कहाँ से होकर गुजरेगी? पाकिस्तान से। ठीक है। ईरान ने 2002-3 से बड़ी कोशिश की कि चाइना, पाकिस्तान हमें कोई रास्ता दे दे। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान मान गया परवेज मुशर्रफ के दौर में कि जी हम यहाँ से पाइपलाइन गुजारने देंगे, हम पाइपलाइन का रेंट लेंगे, इनसे जो है ना चार्ज लेंगे। कहते ठीक है जी, आप चार्ज ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट चेंज हुई, रिजीम चेंज हुई, तो वो जो है वो मतलब जो है ना बैकफुट पे चला गया प्रोजेक्ट। अब क्या है, ईरान ने अपनी साइड की पूरी पाइपलाइन कंप्लीट की हुई है, पाकिस्तान वाली साइड की ना तो पाइपलाइन कंप्लीट है, ना वो विलिंग है। और इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंडिया की भी गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 के बाद, जब से ये बीजेपी आई है। तो उन्होंने भी कहा कि यार ये तो हम अगर आज इनसे नेचुरल गैस ले लेते हैं, लेट सपोज, और क्या है जी, नेचुरल गैस ले ली हमने, इंडस्ट्री को देना शुरू कर दी, ये 6 महीने बाद जो है ये पाइपलाइन बंद कर दें, हमारी इंडस्ट्री पे हट जाएगी, हमें फिर दोबारा कोई एनर्जी रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा। तो हम इसको परसू ही नहीं करते। हम कोई ऐसा रिलायबल सोर्स एनर्जी का परसू करते हैं जो हमारी इंडस्ट्री को किसी ना किसी टाइम बंद ना होना पड़ जाए। ठीक है। तो एक तरफ तो ये इश्यूज रहता है कि हर कंट्री अब अलाउ करेगी तो उसमें से पाइपलाइन ट्रांसफर गुजरेगी और दूसरे कंट्री को मिलेगा। ठीक है, गैस प्रोवाइड की जा सकती है। दूसरी तरफ ये इजी भी है। अब रशिया जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो रशिया जो है वो पूरे ईस्टर्न यूरोप को गैस सप्लाई करता है। उसके बाद नेचुरल गैस है और उनकी बहुत बड़ी पाइपलाइन है, और वो कभी भी जो भी जितने मर्जी हालात खराब हो जाए उन कंट्रीज के साथ, क्योंकि उसका बिजनेस है, इस वजह से वो कभी भी जो है ना उनकी गैस सप्लाई जो है ना वो डिस्कनेक्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये दोनों तरह के इश्यूज हैं, आप इसको डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है। लेकिन जो मेजर आपने लिखने हैं वो कौन से हैं? रिलीज CO2 व्हेन बर्न्ड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, खत्म हो जाएगा, ये दो आपके मेजर हैं। इन्वायरमेंटल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन मार्केट प्राइस, ये 3 आपके हो गए। ठीक है। अच्छा, अब कैन बी शिफ्ट अक्रॉस ओशंस ओनली एज हाईली एक्सप्लोसिव LNG। अच्छा, जब आप इसे, मैंने बताया कि शिप करते हैं अक्रॉस द ओशन या सी, तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? LNG में। अच्छा, अब LNG जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव है। कोई ना कोई रिस्क तो रहता ही है कि आपके वहां पे आग लग गई या कोई इंसिडेंट हो गया, तो वहां पे कैजुअलिटीज हो सकती हैं या कोई और जो है मसले मसाइल हो सकते हैं। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है कि एक रिस्की ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी रिस्की ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है। तो ये था हमारा नेचुरल गैस। अब ये जो कोल है, इससे ऑनवर्ड जो है ना हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे कोल, सिंथेटिक फ्यूल्स, न्यूक्लियर, और ये फाइनली ये। ठीक है, इनका जो आपस में जो कंपैरिजन है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ असाइनमेंट के बारे में, गाइड कर देता हूँ असाइनमेंट के बारे में। आप लोगों के पास एक फाइल आएगी इस तरह, PDF, वर्ड की और PDF की। ठीक है। आपने अपना नेम, सेक्शन, रोल नंबर मेंशन करना है।
ये स्क्रीन मेरी विजिबल है? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आप लोगों से इंस्ट्रक्शंस के लिए, स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस सर, यस सर, विजिबल है। विजिबल है। ठीक है। अच्छा, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें 10-10 मार्क्स के। एक क्या है, हाउ माइट यू बी कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। आपने क्या करना है, अपने घर का हिसाब लगाना है कि हम किस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है। और आपने क्या लिखना है, व्हाट आर 3 थिंग्स यू कुड डू टू रिड्यूस योर इम्पैक्ट। आप कौन से ऐसे 3 काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आप ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कम कर लें। ठीक है, सिर्फ 3। ये आप बुक का जो लिटरेचर है या जो हमने ग्राउंड वाटर के ऊपर डिस्कशन किया है उसमें से ही आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्या है, एक्सप्लेन यूर स्ट्रेटेजी फॉर डीलिंग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेटेजी आपने कैसे करनी है, इंडोर एयर पोल्यूशन, आपने अपने घर में देखना है कि कमरों के अंदर एयर पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। आपने 2 3 4 जो भी हैं लिस्ट कर देने। ठीक है, वो इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स लिस्ट किए, उनके सोर्सेज लिस्ट किए जी, किचन से है, परफ्यूम से है, या कोई और चीज है, बॉडी स्प्रे है, उससे है। ठीक है, और आपने स्ट्रेटेजी बतानी है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूंगा, मैं इसको कैसे कम कर सकता हूँ। सिमिलरली आपने आउटडोर एयर पोल्यूशन, किचन से, हीटर से, गीजर से, आपकी गाड़ी से, ये जो है आपने यहाँ पे लिस्ट कर देनी है, उनके सोर्सेज लिख देने हैं और स्ट्रेटेजी बता देनी। तो ये 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इंडोर एयर पोल्यूशन कैसे हो सकती है सर? यार ये इंडोर एयर आप पोल्यूटेंट्स मैंने, परफ्यूम बता रहे हैं सर, ये एयर पोल्यूशन थोड़ी होगी सर, ये तो फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जी सर। उसमें क्लोरोफिल्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, वो ठीक है। केमिकल्स आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं। अगर तो बहुत ज्यादा कोई यूज कर रहा है अपने रूम के अंदर तो उसका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, वो आपके लंग्स में इरिटेशन कॉज करेंगे, लंग कैंसर भी फर्दर जाके कॉज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके रूम में होता है कारपेट, कारपेट की डिब्री उड़ रही है। अब जो लोग एलर्जिक हैं या जो नहीं भी हैं तो वो सर्टेन टाइम के बाद उनके जो लंग्स के अंदर जो है उसकी फाइबर जो है वो जमा होती रहेगी। ये क्या होता है, ये इंडोर एयर पोल्यूटेंट है। ठीक है, फिर ठीक है आप सर। घर में जो है ना फिनाइल वगैरह यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना वो वेपराइज हो जाते हैं रूम के अंदर। अब वो कोई इनहेल कर ले। फिर आपके घर में पुराना पेंट हुआ हुआ है, अब वो पेंट जो था वो लेडेड था, उसके अंदर लेड थी, मतलब ठीक है, लेड के कंपोनेंट्स। अब वो पेंट जो है आपका उखड़ रहा है घर से, और वो उखड़ रहा है, उसकी डेबरी बन रही है। अब वो डेबरी क्या है, घर में जो है मासी आई, उसने सफाई की, पंखा चला दिया, वो पूरे कमरे में घूम रही है। आप कमरे में गए, आपने वहां पे सांस लिया, इनहेल तो की ना आपने। ठीक है, जी सर। डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए। ठीक है, तो उससे भी ये सारा कुछ होता है। तो अब ये पेट्स आपने भी, ना 2 से पेट्स 3 का यहाँ जो पे लिख देने हैं। आपने सर जो क्या आपने कह रहे हैं? पेट्स का बताया, सर जो आपने पेट्स के बारे में बताया था कि उनके हाँ, जो बाल पेट्स वगैरह वो पेट्स भी के, सेम। ये जो कैट वगैरह रखी होती है या डॉग रखी हुई है, उसके जो फाइबर है बहुत थिन, उसके जो है ना हेयर वो लूज कर रहा होता है बार बार। अब वो हवा चली रूम में, आपने पंखा चलाया, ठीक है, अब वो, या पैरेट्स रखे हुए हैं, उनके फीदर्स हैं वो उड़ रहे हैं। ठीक है, वो अब बहुत थिन होते हैं, बाजू का तो इतने छोटे छोटे होते हैं, तो वो आप इजीली आपके लंग्स में चले जाते हैं, वो आपको वहां पे कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चंस हैं जिस तरह आपने पहले, और मैं यहाँ पे आपको अगेन बता रहा हूँ, आप इंटरनेट से कोई चीज देखें, सर्च करें, आप सपोर्ट लें, उसको अपने वर्ड्स में लिखें। ये क्या तरीका है कि आप वही से 3-4 लाइनें उठाई, कॉपी पेस्ट यहाँ छुड़ाओ, इस तरह ना करें, उसको अपने वर्ड्स में लिखें। ठीक है, अगर आपने असाइनमेंट में इस दफा अच्छे नंबर लेने हैं तो आप लोगों ने ये अपना अपने टेक्स्ट में से, ठीक है, चीजें वहां से अंडरस्टैंड करें। कितनी देर लग जाएगी, घंटा भी नहीं लगेगा इन्हें 2 सवालों को करने के लिए। और जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन ये है, आपने एक एक्सेल शीट में आपको दूंगा, एक्सेल शीट पे आपने सबसे पहले ये अपना नेम, सेक्शन, रोल नंबर लिख लेना है। अच्छा, इस एक्सेल शीट को आपने क्या करना है, ये पहली जो इस एक्सेल शीट की जो फर्स्ट शीट है, ये देखें, ये लिखा हुआ है सॉलिड वेस्ट ऑडिट होम विद 5 बिन्स। सॉलिड वेस्ट ऑडिट करना है, जो आपके घर से सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसका ऑडिट। तो ये यहाँ पे दी हुई है बिन्स, मतलब हो सकता है पहली बिन आपकी पड़ी हुई है किचन के अंदर, दूसरी बिन आपके पास कहाँ पड़ी हुई है, वो आपके बेडरूम में है, तीसरी बिन जो है वो आपके लिविंग रूम में पड़ी हुई है, चौथी बिन जो है वो आपके बाहर सेंटर पे रखी हुई है आपने, जहाँ पे आप वेस्ट डाल रहे हैं, सॉलिड वेस्ट। अच्छा, अब सॉलिड वेस्ट किस तरह का होता है, 3 कैटेगरीज का होता है।
एक होता है लैंडफिल में जाने वाला, जैसे पेपर हो गया, ये प्लास्टिक के छोटे मोटे टुकड़े हो गए, पुरानी बुक्स हो गई, कॉपीज हो गई, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इसको आप लैंडफिल में डालते हैं, इसको कहते हैं आप लैंडफिल में। सॉलिड वेस्ट वाला जब आप करेंगे तो तब आपको क्लियर भी हो जाएगा थोड़ा सा। जनरल वेस्ट, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है इन केजीज के, बिन 1 के अंदर कितना आया डेली, डेली के हिसाब से केजीज में, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड आता है आपके पास ऐसा वेस्ट जो जिसमें फूड स्क्रैप्स हैं, कंपोस्टेबल मटेरियल है, खाना पीना बच गया, फ्रूट्स खराब हो गए, ठीक है, इस तरह की जो चीजें जो वेस्ट में चली जाती हैं, वो क्या है, वो आपने यहाँ पे इन केजीज लिख देना है। लास्ट आपके पास क्या आएगा, रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, रिसाइक्लेबल को मिंगल्ड इन केजेस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लास्टिक बॉटल्स आपकी जो हैं, और क्या कहते हैं, टिन बैग्स आ गए, कैन्स आ गए, ठीक है। ये क्या है, ये रिसाइक्लेबल मटेरियल है। तो ये कितना जनरेट हो रहा है इन केजीज, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये सारी वैल्यूज आप चेंज करेंगे यहाँ पे, अपने घर की आप जो भी आपको लगे एस्टिमेटेड वो यहाँ डालेंगे। बस आपने इन 3 कॉलम्स के अंदर यहाँ पे वैल्यूज एंटर करनी है, ये जो जगह है सिर्फ, ठीक है, अपने घर की अपने हिसाब से कि जी बिन 1 जो मेरी पड़ी हुई है किचन में, उसमें पेपर वगैरह के, कागज वगैरह की जो पैकेजिंग वाले हैं वो कितना आता है, फूड स्क्रैप कितना आता है, फिर बॉटल्स वगैरह या कैन वगैरह, टिन वगैरह कितने आते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख दिए केजीज के अंदर, ठीक है। ये खुद ही उसे ऐड करेगा, खुद ही उसमें सारा कुछ कैलकुलेट कर लेगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख देना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं आपके घर के अंदर, कितने बंदे हैं, टोटल नंबर ऑफ बिन्स कितनी है, ठीक है, ये बिन्स कितनी है आपकी, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं यहाँ पे, ये बहुत सिंपल से हैं, इसी में से ये जो डाटा आप लिखेंगे इसी के ये 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास जो है ना, ये आपका जो पूरा जो भी आप इसमें डाटा डालेंगे, ये आपके ग्राफ खुद ही चेंज हो जाएंगे कि आपके घर में फूड स्क्रैप वेस्ट कितने परसेंटेज है, जनरल वेस्ट कितने परसेंटेज है, और रिसाइकलेबल कितना है, ठीक है, वो खुद ही ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो आपने इस एक्सेल शीट के अंदर क्या करना है, ये जो सिर्फ हाईलाइटेड सेल्स हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो सेल्स हैं आपके पास, इनको मैं किससे हाईलाइट करूं, ये ग्रीन से, इसमें आपने सिर्फ डाटा एंटर करना है, ठीक है, इसमें। और जो सेकंड शीट है, ये फर्स्ट शीट है आपकी सॉलिड वेस्ट एस्टीमेट, सेकंड शीट आपकी क्या है, सेकंड शीट है आपकी वाटर कंजम्पशन इन डिफरेंट हाउस होल्ड एक्टिविटीज, कि आप पानी कितना कंज्यूम कर रहे हैं घर में। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैंने कहा कि पानी कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप घर के अंदर, ये सेकंड शीट है। आपके घर में आपने ना ज्यादा भी हो सकते हैं मेंबर्स, आपने कोई से 5 मेंबर ले लेने हैं, 2 ऐसे ले लीजिएगा जो बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, 2 ऐसे ले लीजिएगा जो कम करते हैं, एक जो है वो एवरेज। तो कोई से 5 मेंबर आपने घर के सेलेक्ट कर लेने हैं, भाई बहन वालदैन हो गए, ठीक है, या कोई और रहता है साथ जो भी है, ठीक है। तो आपने वो उनको, वो किचन में कितना वाटर कंज्यूम करते हैं लीटर्स, बाथिंग में डेली जो शावर वगैरह है उसमें कितना, लॉन्ड्री में कितना यूज करते हैं, फ्लोर या अपनी गाड़ी को साफ करने में कितना यूज करते हैं, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, सिर्फ इन ये जो ग्रीन बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे पुट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो डाटा है एवरेज वाट डेली कंजम्पशन का, ईयरली वाटर कंजम्पशन का, इंडिविजुअल कंजम्पशन का, ये सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ पे आपने ये 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, पूछे स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन था आपका। सर शीट 1 है जो, हाँ जी सर जो शीट 1 है ना, उसमें आपने ये जो मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह के ये फूड स्क्रैप्स, ऐसे ये तो डिकम्पोज हो जाते हैं ना, तो फिर हम इसको पोल्यूशन में कैसे काउंट कर रहे हैं? यार देखो, आप सॉलिड वेस्ट में डालते तो हो ना, आपके घर से कुछ ना कुछ तो वेस्ट जो है, चावल पड़े थे किसी ने खाए नहीं, जाया हो गए, डस्टबिन में डाल देते हो ना आप उसे, ठीक है। अच्छा, जो अच्छी कम्युनिटीज है ना, उनमें तो ये तरीका होता है कि वो सॉलिड वेस्ट जो है ना, उनका घर के बाहर एक डस्टबिन बनी हुई है, 3 डस्टबिन। अब जर्मनी है, यूरोप है, अमेरिका है, वो अलग अलग अपना जो वेस्ट है ना उसमें पुट करते हैं। पेपर वेस्ट की अलग बनी होती है,
जिसको हम जनरल वेस्ट कहते हैं। पेपर वेस्ट हो गया, लकड़ी के टुकड़े हो गए, या कुछ और नेल्स वगैरह हो गए, मेटल पीसीज हो गए, ये होता है आपका जनरल वेस्ट। ठीक है, वो एक अलग बास्केट, एक अलग बकेट बनी होती है, बाहर डस्टबिन बनी होती है, उसके अंदर डालते हैं। फिर एक सेकंड होती है ऑर्गेनिक वेस्ट वाली, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में भी शुरुआत शुरू 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 में एचईसी के साथ यहाँ पे एक वो इन्होंने किया था, उसमें 3 बकेट्स रखी हुई थी कलर्ड की, एक ऑर्गेनिक वेस्ट वाली थी, एक प्लास्टिक बॉटल्स वाली थी, और एक थी जनरल वेस्ट वाली जिसमें पेपर वगैरह इस तरह की चीजें डालते थे। ऐसा था ना आपकी यूनिवर्सिटी में? यहाँ पे आपने शुरू शुरू में देखा सर होगा कि था, यहाँ पे लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, इसलिए उन्होंने उठा दी। अब कोई कहाँ होती है, कोई कहाँ होती वो है। अब बस उसको परसू नहीं किया ना फर्दर। तो कहने की बात यह है कि असल तरीका ये होता है कि वेस्ट आपका तभी उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है, रीयूज भी किया जा सकता है, अगर उसको अकेला अकेला डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगर उसको इकट्ठा कर देंगे फिर तो उसको सेपरेट करने के लिए इतना टाइम लग जाएगा, इतनी एनर्जी लग जाएगी, तो फिर उसको यूज कैसे करेंगे दोबारा? ठीक है, तो मैं कहने का मकसद ये है, आपने देखना है जनरल वेस्ट कितना, पेपर कितना है, ठीक है, और ये मेटल वुड के पीसेस कितने केजी के हिसाब से आपने एक रफ एस्टिमेट लगाना है। ठीक है, कि डेली बेसिस पे केजी के हिसाब से इतना वेस्ट जो है ना हम डस्टबिन में फेंकते हैं। फिर फूड स्क्रैप्स हैं, एक एक जो किचन के अंदर पड़ी हुई है, हमने आप हिसाब लगाएं अपने घर में कि मैं उसमें हाफ केजी या 1 केजी जो है मैं रोज के हिसाब से उसके अंदर जो है ना वो वेस्ट हम देखते हैं कि चीजें हम वेस्ट कर देते हैं खाने पीने वाली। कोई पुराने ब्रेड पड़े हुए हैं, यूज नहीं हो सके, ठीक है, चावल है, सालन है ऐसा जो 2 दिन पड़ा रहा, 3 दिन पड़ा रहा, वो हमने जो है वेस्ट कर दिया। ठीक है, दूध है, दूध जो है यूज नहीं हो सका, वो खराब हो गया। तो ये क्या होता है, फूड स्क्रैप्स या छिलके हैं, आप जो है वो फ्रूट खा रहे हैं, वेजिटेबल खा रहे हैं, जो उसका रिमेनिंग पार्ट होता है, ठीक है, जो आप यूज नहीं करते, ठीक है, वो भी क्या है आपके पास, वो कंपोस्टेबल मटेरियल है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो आपने उस बिन के अंदर अंदाजा लगाना है कितना है। ठीक है, फिर आपके पास आपने अंदाजा लगाना है कि उसके अंदर मैंने ये छोटी बॉटल्स 1 केजी वाली जूस की, डब्बे हो गए जूस के, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये टिन हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बेवरेजेस हो गई, ये सब क्या है, ये रिसाइक्लेबल मटेरियल है। ठीक है, आप यहाँ पे बोतल बॉटल फेंक देते हो, वो कबाड़ी है जो नीचे घूम रहे होते हैं, वो गन में से इकट्ठे करने वाले, वो सारी बोतलें इकट्ठी करते हैं, वो जाके दोबारा सेल कर देते हैं एंड कोल्ड ड्रिंक वाली फैक्ट्री को, वो उन्हें साफ करते हैं, दोबारा से देखते हैं अगर प्लास्टिक जो है कहीं से खराब है उसे सही किया, और उसी बॉटल को रिफिल करके मार्केट कर देते हैं। 2 से 3 दफा ऐसे रिसाइकल हो जाती है वो। ठीक है, तो क्या है, ये आपका रिसाइक्लेबल मटेरियल है। तो मैंने आपको 2 तरह की एक्टिविटीज दी हैं घर में करने के लिए, एक आपने करना है सॉलिड वेस्ट ऑडिट, और एक आपने करना है वाटर का ऑडिट। ठीक है, कि वाटर कंजम्पशन कितनी है। अच्छा, जितनी आपकी वाटर कंजम्पशन होती है ना, मैंने उसका कोई 0.75% यानी 75% वेस्ट वाटर, कि मतलब जितना आपने वाटर कंज्यूम किया है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो 100% ही वो वेस्ट हो जाता है, वो आपका सीवेज में चला गया, वो किसी काम का तो नहीं रहता। लेकिन जो सीवेज में जाता है वो कहीं पे जाके किसी खुली जगह पे ओपन कर देते हैं, उसमें से 25% जो है एग्रीकल्चर के लिए यूज हो जाता है, कोई 25% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए या इवेपोरेट हो जाता है, बाकी जो 75% है वो वेस्ट ही है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये किया है कि जी अगर आपका एक बंदे का लेट से, ये है हमारे पास हनान, हनान साहब ने जो है एक दिन के अंदर 21 लीटर पानी यूज किया है, तो उसमें से उसने 15.9 जो है वो उसने कन्वर्ट कर दिया है, क्या कहते हैं, वेस्ट वेस्ट वाटर जनरेट कर दिया है। ठीक है, बाकी जो है वो हो सकता है किसी कहीं ना कहीं कोई यूज हो जाए। ठीक है, अदरवाइज ये, तो आपने कोई से 5 मेंबर लेने हैं अपने घर के, और हर स्टूडेंट का ये डाटा इंडिविजुअल अलग होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि घर के 5 मेंबर जो हैं वो फरिया के या वो तहरीम के सबका डाटा एक ही जैसा आ रहा है। तो आपने ये जो क्वेश्चन आंसर करने हैं, सिर्फ फिगर्स लिखनी है, कोई इतना ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, इसी से रेलेवेंट जो आप यहाँ पे फिगर्स डालेंगे उसी हिसाब से आपने यहाँ आंसर कर देने हैं। और आपने देखना है कि आपका जब आप फिगर्स डालेंगे, तो हमारे घर में किचन वेस्ट ज्यादा आ रहा है, किचन में हम डेली ज्यादा पानी यूज करते हैं, गाड़ियां धोने में हम कितना करते हैं, लॉन्ड्री में कितना करते हैं, बाथिंग या शावर वगैरह में हम कितना करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा तो इसी में करते हैं, तो कितना आ रहा है, ईयरली हम कितना वाटर, कितने कितने लीटर जो है कहाँ कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसी तरह आप इंडिविजुअल को देख सकते हैं कि घर में सबसे ज्यादा पानी जाया करने वाला कौन सा आदमी है, जिसकी चित्रौल लगाई जा सके। ठीक है, तो ये आपके पास एक एक्टिविटी हो जाएगी, और ये जो है ना आप लोगों ने इस तरह एक्सेल एक्सेल की शीट्स बनानी है।
इसके बारे में किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले स्टूडेंट्स। सर जी ये क्लियर हो गया, अटेंडेंस मार्क कर दें। हाँ जी हाँ जी सर ये सारी हाँ जी, असाइनमेंट्स एक ही टाइम की हैं, तीनों सिंगल असाइनमेंट है ये सारी? ये तीनों एक ही है, 3 फाइलें बनेंगी, ठीक है। ओके सर। दो फाइलें बने, दो फाइल, एक तो आप ये जो है ना, ये इसको यस वर्ड सर, वाली एक तो अलग फाइल ही को, है, वर्ड वाली अलग है और एक एक्सेल वाली अलग है। अच्छा अब सुन लें कि इसे आपने सेव करके कैसे अपलोड करना है। यहाँ पे आपने इस सारी फाइल को कंप्लीट कर लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हनान, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसका जो भी XYZ उसका रोल नंबर है, उसका सेक्शन है, उसने ये असाइनमेंट अटेम्प्ट की। असाइनमेंट अटेम्प्ट करने के बाद मैं इसे करता हूँ सेव एज। आपने इसका नाम चेंज कर देना है, उसका जो भी रोल नंबर है MSCI हनान का जो भी रोल नंबर है 1911 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने लिख देना है बाय हनान, ठीक है, अगर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो जो भी सेकंड नेम है आप करेंगे, इसको आप अपनी डेस्टिनेशन में जो है जहाँ पे भी सेव करना है, और आप इसे PDF में सेव करें। जब भी करें, फाइल आपने कर ली कंप्लीट, आप उसे किस में करें सेव, यहाँ से चेंज करके पीडीएफ में चेंज किया, सेव कर दिया, ठीक है। और वो फाइल आपने अपलोड करनी है। मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वर्ड की फाइल ही अपलोड कर देते हैं। वर्ड जो है वो एडिटेबल है, मैं आपकी फाइल एडिट करके जो है कहूँ मैं आपके नंबर ही नहीं है। तो पीडीएफ की फाइल ज्यादातर एडिटेबल नहीं है, वो एडिटर नहीं होता पीडीएफ का। तो आप जब भी किसी को सेंड करते हैं पीडीएफ फॉर्म में सेंड करें, ठीक है। तो ये इस तरह आपने टाइटल लिखना है, पहले रोल नंबर बाय जो भी आपका नाम है, ठीक है। क्लियर हो गया ये, एक फाइल आपकी ये हो जाएगी। दूसरी जो फाइल्स हैं, जब आप ये कर लेंगे, लेट से आपने ये वाली शीट जो है इसमें अपना नेम लिख दिया, यहाँ पे सेक्शन लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, यहाँ डाटा फिल किया, ये 3 क्वेश्चंस आंसर कर दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को आपने करना है सेव एज। सेव एज करने के बाद यहाँ पे आपने अगेन अपना रोल नंबर लिखा MSCI 1911 जो भी है बाय अनान, ठीक है। और इसको भी आपने क्या करना है, इसको भी आपने पीडीएफ की फॉर्म में सेव कर लेना है। ये पीडीएफ की फॉर्म नीचे आ रही है, ठीक है। इसको भी आपने किस फॉर्म में कर लेना है, पीडीएफ की फॉर्म में। तो इसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी पीडीएफ की फॉर्म में सेव हो गई। अच्छा, और एक शीट आपकी, एक इसकी बनेगी सॉलिड वेस्ट एस्टीमेट की, एक बन जाएगी वेस्ट वाटर एस्टीमेट की, ठीक है। इसमें भी आप ये 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहले यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे, और ये आपके पास पूरी फाइल है, ठीक है। ये वाली जो शीट है इसको आप अगेन करेंगे फाइल सेव एज, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जो भी है MSCI, ठीक है 1911, ठीक है बाय और धन्यवाद, ठीक है। तो ये आप करके, ये तीनों फाइल्स आपने क्या करनी है, LMS पे अपलोड करनी है। LMS पे आपने ये तीनों फाइल्स जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो उन्हीं का कर लेते हैं। ये आपके पास कौन सा वीक चल रहा है, ये वाला, ऐड एन एक्टिविटी और सोर्स। इसको मैं बाद में सही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं फाइल्स की जो तादाद है, सबमिशन टाइप्स ऑनलाइन, वर्ड लिमिट, ये मैं 3 कर रहा हूँ। 3 फाइल्स आप यहाँ से अपलोड कर सकेंगे, और तीनों कोशिश कीजिएगा पीडीएफ की हो, तीनों फाइल्स किसकी हो, पीडीएफ की हो, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग जो है अटेंडेंस मार्क कर दें, स्टूडेंट्स जितने भी हैं अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि हम सेशन को क्लोज कर सकें। सर लीव कर दें? हाँ लीव कर दें, आप लोग सेशन लीव कर दें।
ओके सर, थैंक यू। ओके, मेरे ख्याल में सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है, तो मैं जो है ये सेशन एंड करने लगा हूँ। ओके।